हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेके आई हूँ और साथ में आपके इसमें पेडागोजी के क्वेश्चंस भी हैं। इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चंस कराए थे क्लास फर्स्ट में। आज मैं जो 15 क्वेश्चंस आपके रह गए हैं उसको मैं इस क्लास सेकंड में कराऊंगी। तो देखिए, ये क्लास सेकंड है और मैं आपके फर्स्ट क्लास करा चुकी हूँ और आज मैं क्लास सेकंड लेकर आई हूँ। तो आज 15 क्वेश्चंस कराऊंगी। उस दिन मैंने कितने करा दिए थे, आपके करा दिए थे करीब यहाँ तक करा दिए थे, ठीक है। 45 क्वेश्चंस करा दिए थे। आज मैं कराऊंगी यहाँ से 46 से क्वेश्चंस कराऊंगी। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 46 है। कह रहे कि NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं। देखिए, जो NCERT की हमारी जो बुक है, तो क्लास 4 की जो बुक है उसमें जो शीर्षक देख रखे हैं, क्या देख रखे हैं? कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया में कुछ ऐसी दुनिया कुछ ऐसी दिखती। तो इस तरीके के कुछ शीर्षक दे रखे हैं। तो ये परिवर्तन किया गया है। तो इस तरीके के जो शीर्षक दे रखे हैं NCERT की जो बुक में, वो क्यों दिए रखे हैं, इससे क्या फ़ायदा है, तो इस क्यों दिए रखे हैं? तो इससे क्या है, इससे जो है ये क्या करेगा, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो बच्चे जो है कबाड़ी वाले को जानते हैं, तो इससे जो है जब वो कबाड़ी वाले के बारे में पढ़ेंगे तो उससे क्या करेंगे, उनको जानेंगे। तो इससे जो है उनके दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए क्या है, उपयोगी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 47 है। यहाँ पे कहने के इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। तो इन दिनों क्या हो रहा है, यहाँ पे दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है? तो दाम बढ़ रहे हैं तो किस स्थिति को निरूपण कर रहा है? तो देखिए, समय के साथ क्या होता है, दाम भी बढ़ते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, देखिए इसमें क्या है, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, और कीमत भी बढ़ रही है। तो टाइम बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ेगी। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ रही है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 46 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 48 है। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, तो भिन्नों की तुलना, तो यहाँ पे क्या है, भिन्नों की तुलना कर रहा है। यहाँ पे भिन्नों का जो फ्रैक्शन होता है उनकी जो है कंपेयर कर रहा है। तो उसको तुलना को पढ़ाते समय अंश क्या है, समान है। तो यहाँ पे जो अंश है, देखिए 3 और 3 ये क्या है, हमारे अंश हैं। तो ये हमारे क्या है, समान है, जैसे दे रखे हैं। और रोहित की प्रतिक्रिया थी कि चूंकि अंश समान है, तो अंश समान है, रोहित ने यहाँ पे क्या किया, रोहित की प्रतिक्रिया, रोहित ने जो यहाँ पे प्रतिक्रिया की है, क्योंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः तो उसने जो भिन्नों की प्रतिक्रिया दी है इस तरीके से दी है। क्योंकि अंश समान थे तो उसने दोनों ऊपर अंश समान कर दिया और नीचे उसने कहा कि 7 बड़ा है 5 से छोटा है, 7 बड़ा है 7 बड़ा है और 5 क्या है, छोटा है। तो ये क्या बताता है, इस तरीके से जो रोहित ने करा है जो भिन्नों की तुलना करने के लिए, तो ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि जो रोहित है उसे तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। तो क्या है, रोहित जो है वो तुल्य भिन्नों की, यानी कि भिन्नों की तुलना करने की अवधारणा को नहीं जानता है। वो जो तरीका गलत है, जिससे ये पता चलता है कि जो रोहित जो है वो तुल्य भिन्नों की अवधारणा को नहीं जानता है। तो रोहित ने जिस प्रकार से भिन्नों को छोटा या बड़ा ज्ञात किया है, तो वो तरीका क्या है, गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 49 है। भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। हम चाहते हैं कि बच्चों को हम क्या पढ़ाएं, फ्रैक्शन पढ़ाना चाहते हैं। तो उनकी अवधारणा से परिचित यानी कि इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक टीचर किससे शुरुआत कर सकता है? आप एक टीचर हैं तो उनको किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं? तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भिन्न भागों की पहचान करना। तो उनके आसपास जो भी वस्तु हैं उनके अलग अलग भागों की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। जब वो अलग अलग भागों की पहचान करेंगे तो इससे क्या होगा, वो भिन्नों की अवधारणा से क्या होंगे, बच्चे परिचित हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 50 है। कहने के माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। देखिए, ये जो पैटर्न बने हैं, यहाँ पे 3 पैटर्न बने हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसकी तीलियों से बने हैं, माचिस की तीलियों से बने। देखिए इसमें हम काउंट करते हैं, एक भिन्न में जो चरण बनाए तो कितनी कितनी इसमें तीलियां लगी। देखिए अब 1 2 3 4 5 6, तो कितनी यहाँ पे तीलियां लगी हैं, यहाँ पे लगी हैं आपकी एक में कितनी लगी, फर्स्ट वाले में जो आपकी लगी वो 6 लगी हैं, ठीक है। अब इस तरीके से जो फर्स्ट वाले में 6 लगी हैं, तो यहाँ पे जो है सेकंड जिसमें 2 हैं तो उसमें कितनी लगेंगी, तो 1 2 3 4, तो 6 ये हो गई और 4 ये हो गई, तो कितनी हो गई, 10 हो गई। अब क्या हो गई, यहाँ पे 6 और इसमें और बाकी सब में कितनी लगेंगी, 4 4 लगेंगी। तो कितनी लगेंगी, देखिए पहले वाले में कितनी है, 6, इस वाले में भी, इसमें 4 है और इसमें 4 है, तो 6 4 10 10 और 4 कितनी हो गई, 14। तो तीसरे वाले में कितनी है, 14 है।
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे, अगर लगातार कंटिन्यू क्या है पैटर्न जारी रहेगा तो 15वें चरण, यहाँ पे अगर जो 15वां चरण है तो उसमें कितनी तीलियां लगेंगी। तो देखिए पहले चरण में जो है कितनी तीलियां हैं, देखिए पहले चरण में जो है वो कितनी है 6 हैं, तो 6 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे, किससे कर देंगे, तो यहाँ पे जो है पहले में कितनी है 6 तीलियां हैं, तो 6 की जो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो बाकी सब में कितनी है, और बाकी सब में जो है वो कितनी है तो तीलियाँ, तो पहले में जो है पहले में कितनी है 6 तीलियाँ हैं, ठीक है, पहले में जो है तीलियाँ कितनी है आपकी 6 हैं। फिर कितने हैं, अब हमें कितने हैं 14 चरण और लेना है, तो यहाँ पे 14 में कितने लेना है हमें 14। अगर इसी तरीके का 15वां चरण रहेगा तो कैसे होंगे, तो ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, फिर 15वें चरण, तो 15वें चरण में पहले में तो हमारी कितनी रहेंगी 6 रहेंगी, फिर उसके बाद जो होते हैं 14, तो 14 में जो है कितनी लगेंगी 4 तीलियाँ लगेंगी, कितनी लगेंगी, देखिए इसमें जो है 4 लगेंगी, तो 4 इसमें लगेंगी, 4 इसमें, तो 4 लगेंगे, तो कितनी हो जाएंगी 14 की 4 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, और प्लस इसमें कितने कर देंगे 6 कर देंगे, कितना कर देंगे +6 कर देंगे, तो 14 की मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा 56, और प्लस हम क्या कर देंगे इसको 6 को ऐड कर देंगे, तो हमारी कितनी आ जाएंगी, तो हमारी हो जाएंगी 62, कितनी हो जाएंगी 62, तो आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा ए, कौन सा हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 51 है, कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई, देखिए आयत की कह रहे हैं कि लंबाई और उसकी चौड़ाई, देखिए ये जो होती है हमारी लंबाई होती है, इस तरीके से हमारी क्या होती है चौड़ाई होती है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई लंबाई की आधी है, तो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई लंबाई की कितनी है आधी है, तो उसकी चौड़ाई जो है लंबाई की कितनी है, मान लीजिए यहाँ पर आधी है, तो यहाँ पे आधी है चौड़ाई, इस आयत का परिमाप क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या निकालना है परिमाप निकालना है, यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, यदि इसकी जो लंबाई थी दोगुनी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई समान रखा जाए, और फिर लंबाई को क्या करेंगे फिर उसको दोगुना कर देंगे, लेकिन उसकी चौड़ाई को समान रखेंगे, तो कैसे इसको हम निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आयत की लंबाई, तो यहाँ पे क्या है हमारी आयत की हो गई हमारी लंबाई, तो लंबाई जो है हमारी L है, ठीक है, और चौड़ाई को वहाँ पे क्या कर दिया उसको दोगुना कर दिया लंबाई, तो यहाँ पे क्या है लंबाई का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या होगी लंबाई, आयत की नई लंबाई, तो यहाँ पे क्या करना है आयत की अब नई लंबाई लेना है, तो उन्होंने क्या कर दिया था लंबाई को क्या कर दिया था दोगुना कर दिया था, तो यहाँ पे आयत की लंबाई तो दोगुनी लंबाई कर दी, नई लंबाई क्या हो जाएगी तो हमारी हो जाएगी 2L, क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी। अब हम क्या निकालेंगे इसका परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए परिमाप ठीक है इजिकल टू 2, तो यहाँ पे जो 2 ऊपर था वो हमने ले लिया, और लंबाई जो थी 2L, क्या था 2L प्लस L अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे, यहाँ पे 2 की 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो L हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4L हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 4L हो जाएगा, प्लस 4L हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L को L से क्या कर देंगे हम यहाँ पर L, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा L हो जाएगा इजिकल टू, तो हमारा कितने हो जाएंगे 5L हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 5L हो जाएगा LL। देखिए 4L हो गए और एक ये L हो गया, ठीक है, तो 4L प्लस L, तो हमारे कितने हो जाएंगे 5L हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा 5L। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, यहाँ पे कह रहेंगे षणभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो षणभुजाकार पिरामिड के बारे में कह रहे हैं कि कौन सा जो कथन है वो क्या है सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है षणभुजाकार, तो क्या है हमारी एक बिंदु पर मिलते 6 त्रिभुजाकार, तो एक ही बिंदु पर क्या होंगे 6 जो है त्रिभुज जो है वो एक साथ मिलेंगे, तो इस तरीके से त्रिभुजाकार, तो कह रहे हैं कि एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षणभुजाकार आधार होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, तो कह रहे हैं कि हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं, तो 4 अंक वाली जो संख्याएं वो आपका है 9000।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 54 है। देखिए यहाँ पे दे रखा है एक इकाई का थर्ड फोर्थ तो है, ठीक है, चौथाई हिस्सा है, तो 1/1 तो 1.5 क्या होगा, तो इसका 1.5 जो होगा वो आपका क्या होगा, तो 1.5 जो है वो क्या होगा। तो 1.5 जो होगा कितना होगा, तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 1.5 जो है वो हमारा कितना होगा, डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 55। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 55। क्या कह रहे हैं कि संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवा मान होगा, तो 49,532 का जो है सन्निकट हजारवा मान कौन सा होगा, तो कौन सा होगा सन्निकट जो हजारवा मान होगा, कौन सा होगा, 5,000 होगा। कितना होगा, 5,000 सॉरी 5,000 कहाँ, 50,000 होगा। क्या होगा सर, 49,532 का सन्निकट हजारवा मान जो होगा कितना होगा, 50,000। वो क्यों होगा, क्योंकि 49,532 का सन्निकट मान जो है 50,000 होगा, क्योंकि इसके पास दूसरा सन्निकट मान, इसके पास दूसरा जो सन्निकट मान है वो कितना है, 49,000 है, जो कि जो है वो कितना है आपका 49,532 से काफ़ी दूर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 56 है। निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है, तो यहाँ पे हमारा लघुत्तम संख्या जो होता है वो एलसीएम होता है, और यहाँ पे महत्तम संख्या पूछा है तो आपका एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, तो यहाँ पे एचसीएफ कौन सा है, तो देखिए आपका अगर देखिए एचसीएफ को निकालेंगे 2 + 2 + 2 तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ए को निकालते हैं तो क्या है ए का, तो 2 + 2 + 2 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 2 + 4 तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौको 16, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2 × 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 64, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। फिर आता है आपका इसमें डी, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे, देखिए तो इसका जो है यहाँ पे दे रखा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे 4, तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट में हम कितना लिख लेंगे, यहाँ पे 4, तो 4 का क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में भी स्क्वायर है। फिर क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, फिर 4 चौको 16, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, 16। फिर आ जाता है 16 के ऊपर जो है आपका क्या है स्क्वायर, तो 16 का जो हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना निकलता है 256। कितना है 256, तो ये सबसे बड़ा है, तो एचसीएफ है। तो अतः महत्तम संख्या जो होगी आपकी कौन सी होगी, ये होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 57 है। यहाँ पे कहने के निम्नलिखित तालिका का ध्यान से देखें, तो निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखें। देखिए स्टेशन दे रखा है यहाँ पे नई दिल्ली, फरीदाबाद और मथुरा दे रखा है। निगमन आगमन दे रखा है। बस 1, बस 2, बस 3 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। इनमें से कौन सी बस दिल्ली से मथुरा पहुँचने में सबसे कम समय लेती है, तो इसमें से कह रहे हैं कि मथुरा पहुँचने में सबसे कम समय कौन सी बस लेती है, तो यहाँ पे कौन सी बस लेती है, यहाँ पे जो है बस 3 जो है वो सबसे कम समय लेती है। कौन सी बस 3, तो बस 3 जो है वो मथुरा पहुँचने में सबसे कम समय लेती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है। तो कह रहे हैं कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई, तो भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को क्या हुई, एक त्रुटि ज्ञात हुई, तो त्रुटि ज्ञात हुई, ये कि एक मतलब एक मिस्टेक क्या हुई, ज्ञात हुई। तो क्या हुई, जो इस तरीके से दे रखा है 1.5 एंड 1/3, तो 1/3 तो दे रखा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इक्वल टू 2/5 इन्होंने यहाँ पे कर दिया। तो इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए, अगर बच्चा जो है इस तरीके से कर रहा है तो शिक्षक को उसको क्या देना चाहिए, एक उपचार देना चाहिए। उनको उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए, तो बच्चे को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर बल्कि देखिए तो बच्चे क्या होगी, संख्या जो है किस तरीके से होगी, तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं होगा, ना होकर क्या होगा, यहाँ पे जो बच्चे ने ये लिखा है तो ये क्या है, रॉन्ग है, बल्कि कैसे होगा, तो इसको जो है इस तरीके से होगा, कैसे होगा, बल्कि देखिए 2 + 3 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, 2 + 3 क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और अपॉन फिर हम क्या कर देंगे, इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा। तो इसमें क्या करना है, बच्चे शिक्षक जो है बच्चे अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो उनको क्या देगा, उपचार देगा। तो किस तरीके से उपचार देगा, उनको लघुत्तम समाप्त वर्तन जो एलसीएम की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करें, तो बच्चों वो क्या करेगा, बच्चों को फिर से एलसीएम की अवधारणा को क्या करेगा, बताएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 59 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। विकास जो टीचर हैं वो क्या करता है, 56 उनके जो क्लास में कितने बच्चे हैं, 56 विद्यार्थियों की गणित को कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका ये विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद वृत्ति पुष्टि फीडबैक दी जाए तो प्रभावी होता है। उनके क्या मतलब है कि जब भी हम कोई भी बच्चों का एग्जाम लेते हैं उनके बाद उनको तुरंत क्या दे दिया जाए, उनको फीडबैक दे दिया जाए, उनका रिजल्ट। तो ये 10 बच्चों की एक छोटी सी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। ठीक है, 10 बच्चों की एक छोटी सी परीक्षा बनाते हैं जिसमें 10 बच्चों को शामिल करते हैं। प्रभावी तरीके से वृत्ति पुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब क्या है, 10 बच्चे जो है उनका जो एग्जाम देंगे, अब क्या करेगा टीचर, उनको वृत्ति पुष्टि देगा। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो वो सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या करेगा, वो पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है, पूरी कक्षा के लिए यानी पूरे क्लासरूम के लिए क्या कर सकता है, चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है। कहने के एक शिक्षक आकार यानी कि शेप पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। तो एक शिक्षक जो है बच्चों को क्या पढ़ा रहा है, शेप पढ़ाना चाहता है। क्या पढ़ाना चाहता है, शेप। तो वो क्या करता है, ऐतिहासिक स्थल जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल स्थान है तो उनका भ्रमण कराने के लिए उनको वहाँ पर ले जाके योजना बना सकता है, वहाँ पर ले जाने की योजना भी बना सकता है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो होता है बच्चे आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। तो आकार अलग अलग तरीके से जब कहीं पे चीज़ों को देखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब आपके स्क्वायर शेप में हो या फिर आपके ट्रायंगल शेप में हो, तो ये नहीं होते, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें शेप में होती हैं। तो आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैथ को ही बढ़ावा देंगे, बल्कि ये जो है अदर जो सब्जेक्ट हैं उनको भी आपसी संबंधों में एक दूसरे को क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।